एफए कप के पहले मैच में आर्सेनल ने ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड को तो हरा दिया है, लेकिन जो हमें ड्रॉ मिला है वो बिल्कुल अच्छा ड्रॉ नहीं मिला है। वी विल बी प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी इन एथिहाद स्टेडियम, जो कि एक हमारा अवे गेम हो गया और काफ़ी डिफिकल्ट मैच होगा, बट एक तरीके से आपको अपनी औकात का अंदाज़ा लग जाएगा मैनचेस्टर सिटी को एथिहाद पे खेल के। और हो सकता है हम प्रीमियर लीग की तैयारी भी कर लें। एफए कप में बाहर हो गए तो क्या बड़ी बात है, हम लीग टाइटल तब भी जीत सकते हैं। तो ऐसे हवाबाजियां कम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कल के मैच में कुछ पुअर परफॉर्मेंसेस थी, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, और बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम की कैसी थी, कुछ प्लेयर्स ऐसा लगे हैं जो अभी टीम के लेवल पे नहीं हैं। बाकी उसके अलावा कुछ ट्रांसफ़र रिलेटेड अपडेट्स हैं, उन सभी चीज़ों की बात करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ के। पर आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कंटेंट। तो सबसे पहले मैच की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच था। लीग 1 की साइड है तो 3rd डिवीज़न हो गया इंग्लिश फुटबॉल का, और वहाँ पर भी उनकी कोई ऐसी अच्छी पोजीशन नहीं है, वो 15-16 पे बैठे हुए हैं लीग 1 में भी। तो ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड एक बहुत बेहतरीन टीम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक टफ गेम दिया आर्सेनल को, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे उन्होंने बहुत डिफेंसिवली सॉलिड रहे, फिजिकल गेम खेल रहे थे और चालाकी से फाउल कर रहे थे, बिकॉज कोई वीएआर नहीं था। तो कॉर्नर्स पे और फ्री किक्स पे बिल्कुल लाइक पुल कर रहे थे प्लेयर्स को और फाउल कर रहे थे, तो वीएआर पकड़ने के लिए तो था नहीं, और रेफरी की आंख होती नहीं है इंग्लिश फुटबॉल में। तो यही सब चीज़ें वो कर रहे थे। तो फर्स्ट हाफ अच्छा रहा, उन्होंने 0-0 पे रोक दिया। आर्सेनल की स्टार्टिंग लाइनअप की अगर बात करूँ तो काफ़ी एक्सपेक्टेड थी, लाइक फ्रंट 3 में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वही फ्रंट 3 खिलानी पड़ी जो हमारी मेन फ्रंट 3 एट दिस मोमेंट ऑफ मार्टिनेली, साका एंड एडी एनकेटिया। मिडफील्ड पूरी चेंज थी, बिकॉज शायद एक वही पोजीशन है जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। डिसेंट नहीं है कहूँगा, बिकॉज सांबी का बहुत बेकार गेम था। एलनेनी वॉज डिसेंट, उन्होंने गोल भी स्कोर कर दिया, और एलनेनी से सबसे बड़ी बात है, मुझे पता है कि मुझे एलनेनी से क्या मिलने वाला है। एलनेनी 8 साल से आर्सेनल में है, मुझे पता है कि मेरे को एलनेनी से क्या एक्सपेक्टेशन है। पर वहीं पर अगर हम सांबी और विएरा की बात करें, दीज आर न्यू किड्स, 22-23 साल के हैं दोनों को अपने आप को प्रूव करना है। तो जब आपको चांस मिलता है आपको प्रूव करना चाहिए, और सांबी को काफ़ी चांसेस मिले हैं और उन्होंने अभी तक चांसेस को बिल्कुल भी लपका नहीं है अपने हाथों से, और मेरा अब उनसे भरोसा उठता जा रहा है। आई विल बी ऑनेस्ट हियर, मैंने सांबी में काफ़ी भरोसा दिखाया था। एट स्टार्ट ऑफ द सीज़न भी मैंने कहा था कि सांबी में मेरे काफ़ी स्टॉक्स हैं इस टाइम पे। मुझे लगता था कि सांबी एक अच्छे मिडफील्डर बन सकते हैं, गिवन उनके पास वो फिजिकलिटी है, ऐसा लगता है उनके पास एक इंजन है, बट इतना कैजुअली खेलते हैं। मेरे को सबसे बेकार चीज़ सांबी की यही लगती है, वो बहुत ज़्यादा कैजुअल रहते हैं पिच पे, लाइक जॉगिंग कर रहे होते हैं कैजुअली, ऐसे मतलब इंटेंट नहीं दिखाते हैं कहीं पे भी, ऐसा लगता है पार्क में घूम रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है सांबी को देखते हुए, स्पेशली मिडफील्ड में आप खेल रहे हैं, आप जाका को देखते हैं, पार्टे को देखते हैं, फिर आप सांबी को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या ही देख रहे हैं हम इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो सांबी, मेरे को लगता है भाई प्लीज़ सांबी को चैंपियनशिप भेज दो, बर्नली भेज दो। कंपनी ने इतनी तारीफ़ करी थी, कंपनी के ही अंदर खेलने दो उसको, और हो सकता है रेगुलर गेम टाइम से सांबी इंप्रूव कर जाए, बिकॉज ही स्टिल यंग, 23 का, इतना भी यंग नहीं है वैसे फुटबॉलिंग टर्म्स में अगर हम देखें। बट आई थिंक अगर उन्हें रेगुलर गेम टाइम मिलेगा और इंग्लिश फुटबॉल का एक्सपोजर और मिलेगा, सो ही माइट बिकम अ गुड प्लेयर, और आर्सेनल में हो सकता है उनका फ्यूचर हो। बट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ आई वुड वॉन्ट अनदर मिडफील्डर सांबी लोकोंगा की जगह, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हेयर कि कोई और मिडफील्डर आता है हमें अच्छी डेप्थ मिलेगी, भरोसा आएगा। बिकॉज जाका इंजर्ड होते हैं तो मेरे को भरोसा नहीं है कि सांबी खेल सकते हैं उनकी जगह। आई वुड रैदर प्रीफर समवन लाइक विएरा, जो कि काफ़ी लाइट वेट है मैं कहूँ तो अगर। और कल भी हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में वो फिजिकली बिल्कुल भी लग नहीं रहे थे कि उनसे लड़ पा रहे हैं लीग 1 के प्लेयर से, जो कि काफ़ी फिजिकल है। इंग्लिश फुटबॉल पूरे पिरामिड में ही फिजिकल गेम है इंग्लिश का, भले ही आप चैंपियनशिप देख ले, लीग 1 देख ले, लीग 2 देख ले, फिर नीचे की नॉन लीग में भी फिजिकल फुटबॉल होती है। तो फाबियो वेरा अभी भी अप टू द मार्क नहीं लग रहे हैं, पर फाबियो वेरा की मेन चीज़ यही है, वो पूरे गेम में बेकार खेल सकते हैं, बट उनकी 2 बॉल ऐसी जाएंगी जिनसे वो पूरे गेम का हिसाब बराबर कर देंगे। तो उन्होंने 2 अच्छे पास दिए, एक बढ़िया फ्री किक दी, एक अच्छा बेहतरीन थ्रू बॉल डाली, और 2 असिस्ट मिल गए उनको। मैं ये नहीं कहूँगा कि वही 2 चीज़ करी उन्होंने, बिकॉज फर्स्ट हाफ में भी उन्होंने झलकियाँ दिखाई थी और सेकेंड हाफ में काफ़ी इंप्रूव किया उन्होंने। मैं सिर्फ 2 असिस्ट की बात नहीं कर रहा, बट फाबियो वेरा इंप्रूव करे, और फाबियो वेरा के पास
एक्सक्यूजेस ज़्यादा हैं अगर मैं उन्हें कंसेशन अभी दे सकता हूं, क्योंकि वो अभी ही आए हैं इसी सीज़न। पहली बात तो साम भी 1.5 साल पहले आए हैं। दूसरी चीज़, फाबियो वेरा जब आए वो इंजर्ड थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फाबियो वेरा के लिए मेरे पास ज़्यादा लंबी रोप बची है, बट साम्बी के लिए मेरे पास अब कुछ भी रोप नहीं बची है। तो फाबियो वेरा का भी डिसेंट गेम था, वो थ्रू बॉल बहुत बढ़िया थी और फ्री किक तो बहुत ही बेहतरीन थी। उसके अलावा अगर हम बैकलाइन की बात करें तो काफ़ी एक्सपेक्टेड थी। टियरनी और टोमियासु हमारे फुल बैक्स थे और गैब्रियल और होल्डिंग सेंटर बैक्स थे। मेरे ख्याल से किसी का भी बहुत बेकार गेम नहीं था। टोमियासु और टियरनी का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेकार था। टियरनी तो सब ऑफ हो गए थे तो उनका उतना इंप्रूव नहीं हुआ, बट टोमियासु का गेम काफ़ी इंप्रूव हुआ था। और उसके बाद गैब्रियल वॉज इमेंस, लाइक गैब्रियल एक्सेप्ट हिज फ्यू मिस्टेक्स ही हैज़ बीन इमेंस, स्पेशली जब से वो वर्ल्ड कप में उनको कॉल अप नहीं मिला उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंसेस 2 लेवल ऊपर चली गई हैं। होल्डिंग ने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से किया, लाइक होल्डिंग से जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है सेम एलनेनी जैसा ही हाल है कि मेरे को पता है उस प्लेयर से क्या मिलने वाला है। अनलेस वो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक ना करे, ब्लंडर ना करे, तो मैं उन पे आके रैंट नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है वो प्लेयर क्या देते हैं मुझे। मेरे को पता है होल्डिंग के पास बॉल आएगी वो क्लियर करेगा। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि होल्डिंग ऑन द बॉल आपको रन्स निकाल के देगा या आपको लॉन्ग बॉल्स देगा बेहतरीन पिन पॉइंट। तो वो चीज़ जब एक्सपेक्टेड ही नहीं है तो फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट ही कैसे होगी। तो होल्डिंग ने अपना काम जैसा भी किया काफ़ी अच्छा किया। डिफेंसिवली ही वॉज ऑल्सो सॉलिड। टर्नर की बात करूँ तो ही हैज़ बीन अ वेरी गुड साइनिंग, लाइक 5-6 मिलियन में आए थे। सबको लग रहा था कि एक पब्लिसिटी वाली साइनिंग है कि यूएस के फैन बेस को एक तरीके से अपनी तरफ रुझाने का मन है, बट ही हैज़ बीन वेरी गुड। लाइक शॉर्ट स्टॉपिंग में तो बेहतरीन रहे हैं, ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा उनका कितना इंप्रूव हुआ है। वर्ल्ड कप में भी ही वॉज वेरी गुड फॉर यूएसए नेशनल टीम। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने 5 मैचेस स्टार्ट करे आर्सेनल के लिए और उनकी 4 क्लीन शीट हैं। एक जो गोल उनके अगेंस्ट स्कोर हुआ है वो एफसी ज्यूरिख ने स्कोर किया था, जिसमें वो पेनल्टी दी, उनकी गलती थी भी नहीं। तो ही हैज़ बीन सॉलिड फॉर अस और बहुत अच्छे गोलकीपर लग रहे हैं मेरे को। लाइक काफ़ी मोमेंट्स में ऐसा लगता है कि रैमसडेल होते तो शायद मेरे को भरोसा नहीं होता, बट टर्नर है तो मेरे को इसलिए भरोसा है। लाइक इस तरीके का ट्रस्ट आ रहा है मेरे को अब उनमें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टर्नर नंबर 2 ही रहेंगे, क्योंकि रैमसडेल कभी कभी शेकी लगते हैं। अगर रैमसडेल शेकी परफॉर्मेंसेस देते हैं तो टर्नर डेफिनेटली आके नंबर 1 भी बन सकते हैं। आप लोग ये बात अपने बैक ऑफ द माइंड में एक बार डाल लीजिए। उसके अलावा अगर हम गोल्स की बात करें तो पहला गोल जैसे मैंने कहा एलनेनी ने स्कोर करा, पूरा कमिटमेंट दिखाया वहाँ पे, बिल्कुल अपना फेस ही दे मारा वहाँ पे। उसके अलावा 2 गोल्स एडी एंकेटिया के, बेहतरीन गोल। 7 गोल्स कर चुके हैं एडी एंकेटिया इस सीजन। मैंने भी ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई थी कि एडी एंकेटिया इतने गोल स्कोर कर चुके हैं, बिकॉज प्रेम में 2 गोल हैं उनके, 2 गोल हमारे एफए कप में हो गए और 3 गोल हैं यूरोपा लीग में। तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ गोल स्कोर कर रहे हैं एडी एंकेटिया, हाईएस्ट गोल स्कोरर है अगर आप ऑल कंपटीशन मिला के देखें यहाँ पे। तो एडी एंकेटिया की 2 बेहतरीन फिनिश, स्पेशली जो उन्होंने पहला किया था उसमें कीपर को जिस तरीके से मिसगाइड किया उन्होंने, दूसरे में चिप शॉट था एक छोटा सा आप बोल सकते हैं। तो एडी एंकेटिया का फॉर्म में रहना ज़रूरी है, बिकॉज जेजूस इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। मिकेल आर्टेटा ने कहा है इंटरेस्टिंगली कि अभी हमारे पास एक ही स्ट्राइकर है, हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है। ये चीज़ वो बहुत बार बोल रहे हैं दैट वी नीड रीइंफोर्समेंट। और अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो हम लिंक हो रहे थे जाओ फिलिक्स से, और जाओ फिलिक्स अब जा चुके हैं चेल्सी। हेयर वी गो भी आ चुका है, तो चेल्सी स्वूप इन कर गई जहाँ पे यूनाइटेड और आर्सेनल लड़ रहे थे जाओ फिलिक्स के लिए। और उसके पीछे का बस एक ही रीज़न है, दैट वाज जो फ़ी एटलेटिको मांग रही थी वो आर्सेनल और यूनाइटेड दोनों देने को तैयार नहीं थे, बट क्योंकि चेल्सी के पास टॉड बोली है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने गया 11 मिलियन फेंक के मारे, सैलरी भी वही उठाएंगे, तो इन टोटल 20 मिलियन के आसपास होगा। 20 मिलियन फॉर 5 मंथ्स इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और चेल्सी के लिए तो स्पेशली कोई सेंस नहीं बनता। लाइक अब मैं चेल्सी के अराउंड वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, बट उनके लिए जाओ फिलिक्स की साइनिंग का कोई सेंस नहीं बन रहा है। उनके पास काई हैवर्ट्ज जैसा एक प्लेयर ऑलरेडी है वहाँ पे, आपके पास ओबामेयांग है जो कि उतने प्रोलिफिक स्ट्राइकर नहीं है, तो आपको जाओ फिलिक्स की क्या ज़रूरत है? इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। मार्कस थुरम ज़्यादा सेंस बना रहा था बिकॉज वो विंग्स पे खेल सकते हैं और एक अलग प्रोफाइल का स्ट्राइकर मिल सकता है, बट जाओ फिलिक्स अगेन आपके पास वैसे ही वो, मैं इन प्लेयर्स को ना सवानो बोलता हूँ। सवानो मतलब नंबर 9 भी नहीं है, नंबर 10 भी नहीं है, बीच में कहीं खेलते हैं, सेकंड स्ट्राइकर जिन्हें बोलते हैं आप, बट सेकंड स्ट्राइकर के साथ खेलती नहीं है चेल्सी, तो सेंस नहीं बनता। पॉटर की साइनिंग बिल्कुल नहीं लग रही है, बट अगर काम कर जाए तो बढ़िया है चेल्सी के लिए। मेरे को नहीं लगता काम करेगी, और बाय ऑप्शन भी नहीं है तो और ही सेंस नहीं बनता, बिकॉज आप इतनी फीस दे रहे हैं तो आप बाय ऑप्शन तो एक्सपेक्ट करेंगे। बाय चांस अगर फिलिक्स चल गया, उसने इस बचे हुए ड्यूरेशन में 10 गोल मार दिए चेल्सी के लिए, तो वो तो रखना चाहेंगे, बट अब बाय ऑप्शन नहीं है। एटलेटिको से आप खरीदोगे तो उनके पास अब 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपसे 150 मिलियन मांगेंगे,
तो काफ़ी फूलिश साइनिंग है मेरे हिसाब से, तो कंसिडरिंग कि आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात आपने बाय ऑप्शन भी नहीं लिया, तीसरी बात आपने इतनी सारी फीस दे दी, बट अगर चल गए तो भाई एग ऑन माई फेस हो जाएगा यहाँ पे, बट अब क्या कर सकते हैं, हम तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं। उसके अलावा आर्सेनल जिस दूसरे प्लेयर में इंटरेस्टेड है, जिसमें चेल्सी भी इंटरेस्टेड है, वो है मिखाइलो मुद्रिक, यूक्रेनियन इंटरनेशनल, शाख्तार डोनेट्स्क के लिए खेलते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंसेज यूसीएल में, सबको पता है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। उनके लिए शाख्तार को 88 मिलियन पाउंड चाहिए, जो कि 100 मिलियन यूरोज़ होते हैं, तो काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ऑफ कोर्स वो मांग सकते हैं ये पैसा, क्योंकि उनका प्लेयर है, उनकी मर्जी, वो वैल्यू कर सकते हैं अपने प्लेयर को जितना मर्जी, बट दूसरे क्लब नहीं देंगे। और चेल्सी शायद इस रेस से अब हट गई है, बिकॉज वो दूसरे प्लेयर्स में इंटरेस्टेड है। मार्कस थुरम में उनके लिंक आ रहे हैं, माडुए के जो पीएसवी के प्लेयर हैं उनसे लिंक आ रहे हैं, तो ये सब लेफ्ट विंगर हैं, इनसे लिंक आ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि चेल्सी अब उस रेस में है, बिकॉज चेल्सी को अश्योरेंसेस चाहिए थी बिफोर मेकिंग अ बिड कि मुद्रिक उन्हें ज्वाइन करेंगे। और जैसे रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर हमने देखा ही है, मुद्रिक ने नो भी लिखा है दैट ही वोंट गो टू चेल्सी, तो काफ़ी ऑब्वियस था कि वो चेल्सी नहीं जाते, वो आर्सेनल ही आना चाहते हैं। इट वॉज जस्ट अबाउट कि आर्सेनल और शाख्तार के बीच में कितने अमाउंट पे डील होगी, और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शाख्तार अपना स्टांस अब लूज कर रही है, बिकॉज बाकी क्लब्स ने इंटरेस्ट कम कर दिया है ड्यू टू मुद्रिक ओनली वांटिंग टू गो टू आर्सेनल। तो आई थिंक अब प्राइस कम होगा। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि 100 मिलियन यूरोज़ का पैकेज बना सकते हैं। मैं ये कहूँगा दोज आर फॉल्स रूमर्स, आर्सेनल कभी इतना पैसा पे नहीं करेगी 100 मिलियन यूरोज़ फॉर अ अननोन प्लेयर। आप जहाँ मर्जी लिखवा लो मेरे से, 100 मिलियन यूरोज़ का पैकेज भी नहीं होगा, भले ही उसमें आप यूसीएल, बैलेंड और सबके एड-ऑन्स लगा दो, आर्सेनल वो पैकेज कभी नहीं देगी। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि डिफ़िकल्ट एड-ऑन्स के साथ आर्सेनल 80 मिलियन यूरोज़ का पैकेज दे सकती है, बट वो भी मेरे लिए समझना मुश्किल है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है आर्सेनल 70-75 का पैकेज देगी विद एड-ऑन्स, जिसमें 50, 55 या 60 ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट होगी। 100 तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, और कुछ देना भी नहीं चाहिए यार। आप पूरी मार्केट ख़राब करेंगे, अपनी इज्जत ख़राब करेंगे एक तरीके से मार्केट में। आप समर में जाएंगे, फिर अगर आप किसी मिडफील्डर के लिए, स्ट्राइकर के लिए जाते हैं, वो क्लब भी आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता यार। मुद्रिक अच्छा प्लेयर होगा डेफिनेटली, आई वुड लव हिम टू विन अ बैलेंड डोर एट आर्सेनल। किसी ने जीता नहीं आज तक, जैसा डिजर्बी ने कहा कि उसके पास बैलेंड डोर पोटेंशियल है, बट द कीवर्ड इज़ पोटेंशियल। 70 से भी कम मैच खेले हैं टॉप फ्लाइट में, यही उनका सीज़न बोल सकते हैं एक तरीके से, फर्स्ट फुल सीज़न है। तो 100 मिलियन का कोई सेंस नहीं बनता, बट हाँ, आपको ओवर पे करना पड़ेगा। अगर आपको जनवरी में अपनी पसंद का प्लेयर चाहिए, तो मेरे को ओवर पे करने से कोई परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल से मुद्रिक अगर आप समर में जाते तो 45-50 मिलियन में आ जाता, बट अगर आप ओवर पे भी करना चाहते हैं तो 65-70 कर लो। ये थोड़ी है डबल कर दोगे ओवर पे, 50 का 100 थोड़ी होता है। तो यही है मेरे मुद्रिक के राउंड थॉट्स। आई थिंक इस हफ्ते में ये डील हो जाएगी, इस हफ्ते क्या हो सकता है कल परसों में भी हो जाए, और जितनी जल्दी उतना अच्छा है, बिकॉज स्पर्स के अगेंस्ट अगर वो बेंच पर भी अवेलेबल होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, बट एटलीस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट ही शुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट इफ़ रिक्वायर्ड। इफ़ रिक्वायर्ड की बात है, मैं ये नहीं बोल रहा स्टार्ट होगा यूनाइटेड के अगेंस्ट, बट अगर बाय चांस साका को येलो मिल गया, किसी को कुछ हो गई इंजरी, तो मुद्रिक शुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट अगेंस्ट यूनाइटेड एटलीस्ट। तो भाई अगर आपको साइनिंग करनी है जल्दी करके लाओ। और उसके अलावा एक मिडफील्डर की साइनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, सांबी इज़ नॉट अप टू द मार्क। मेरे को पता है हमें पार्टे का रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा इस विंडो में, तो आप 15-20 मिलियन किसी फालतू प्लेयर पे खर्च करेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता। पर अगर आप एक लेफ्ट साइडेड 8 ले आएँ, या ऐसा प्लेयर ले आएँ जो 8 और 6 का रोल खेल सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर हो सकता है मेरे ख्याल से, जो जाका का बैकअप हो। तो वैसा प्लेयर ला सकती है आर्सेनल। वैसे प्लेयर काफ़ी अवेलेबल भी है मार्केट में। टीलमंस, जिसमें हम काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं, वो भी है मार्केट में। तो ऐसे काफ़ी प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, तो एक मिडफील्डर और एक विंगर आ जाए तो आई वुड बी हैप्पी। मैं चाहता था कि एक विंगर, एक स्ट्राइकर, एक मिडफील्डर आए, बट वो डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि हम मुद्रिक के लिए ओवर पे करने वाले हैं। अगर सिर्फ एक मिडफील्डर और एक अटैकर भी आ जाता है, आई वुड बी हैप्पी विद दिस विंडो। तो यही है मेरे थॉट्स इस विंडो के अराउंड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।